नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस एग्ज़ाम के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी के अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है आरंभिक नगर। आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी श्रृंखला पर इतिहास को समझने का प्रयत्न जो है वो प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। और इसमें हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, जिसका शीर्षक है हमारे अतीत भाग 1, इसका यह अध्याय 3 है, जिसके हम सार पर हम जो है बात करेंगे, समराइज करेंगे आज के इस पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहले दो लेक्चर्स मुझे उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा की कहानी से, है ना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका परिचय जो है आपको पहले लेक्चर में थोड़ा सा दे दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है ना। कोई भी पुरानी इमारत है, प्राचीन इमारत है, अगर आपके अंदर देखने की वो दूरदृष्टि है और वो क्षमता है, तो आप देख कर ही उसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपका इतिहासकार या पुरातत्वविद होना ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अपनी इंद्रियों का अच्छा उपयोग करना जानते हैं। एक विद्यार्थी को एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए, एक अच्छा उपदेशक के साथ साथ एक सही तरीके से, सही नज़रिए से, सही दृष्टि से चीज़ों को देखने वाला भी होना चाहिए, है ना। इस उम्मीद के साथ कि आपने अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखा हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में क्या हुआ था, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब क्या किया गया था कि इस काम में जो इंजीनियर लोग जुटे हुए थे, जो ये काम को देख रेख कर रहे थे, जिनके हाथ के नीचे ये काम था रेलवे लाइन बिछाने का पंजाब में पहली बार, उनको अचानक हड़प्पा स्थल मिला था, और जो आधुनिक पाकिस्तान में है ना। और उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से जो बनी हुई थी वो नष्ट हो गई, है ना। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छी एनसीईआरटी पढ़ने पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये होती है हमें महसूस कि एक जो कंसेप्ट होता है, जो कहानी होती है, तथ्यों के पीछे की जो कहानी है, उनसे हम रूबरू हो जाते हैं। और जब हमें कहानियाँ पता चल जाती हैं तो फिर हमारे लिए तथ्यों को याद रखना, है ना, उन्हें अपने स्मरण शक्ति के द्वारा याद रख पाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह अक्सर उन विद्यार्थियों को खास तौर पर दी जाती है जो यूपीएससी या पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की, पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 80 साल और गुजरे, और फिर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इस स्थल को ढूंढा और क्या पता किया कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है ये। और ये नगर की जो खोज है साथियों सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले जो इसी तरह के पुरा स्थल थे, जो इमारतें थी, आप कह लीजिए, जो चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो देखिए, अब पहले कौन सी सभ्यता बसी, पहले कौन सा नगर बसा होगा उस समय, उसके आधार पर हमने नामकरण नहीं किया है। हमें जो पहले नगर मिला उसके आधार पर हमने नामकरण किया है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इसे एक ही क्रम में देखा गया, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले जो इसी तरह के पुरास्थल हैं, जिनमें इनसे मिलते जुलते साक्ष्य में मिले हैं, वो इमारतें हैं, चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताई है कि लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण हुआ है, लगभग ऐसा बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी बताई है कि ये जो नगर है, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को क्या हुआ है, अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अब आप कहेंगे अनोखी वस्तुएं मतलब क्या, तो जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, तांबे, मन के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब चीज़ें मिली हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये भारत का वो हिस्सा है जो हड़प्पा सभ्यता को विशेष रूप से दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम इमारतों को पढ़ते हैं, किसी सभ्यता को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है एक परिचय के बाद उस सभ्यता की विशेषताओं की, है ना। ज़रूरी है उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए उसकी विशेषताओं का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम विशेषताओं को देखेंगे। लिखा है कि जिन नगरों की अभी हम बात कर रहे थे ना, इसमें से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में जो है हमें बताया गया है कि
विभाजित किया गया था उस समय, और प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पश्चिमी भाग जब मैं कहता हूँ तो आप समझ जाते हैं कि मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ, है ना। नक्शे से मैं अक्सर कहता हूँ कि जो इतिहास का विद्यार्थी है उसे भूगोल में कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है ना। भूगोल में भी उसकी अच्छी खासी जो है समझ होनी चाहिए, तब तो इतिहास का बहुत मज़ा है, नहीं तो फिर क्या इतिहास, है ना। ठीक है, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। और ऊंचाई वाले भाग को जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचला नगर। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जो ऊंचाई वाले हिस्से इनको नगर दुर्ग क्यों कहा गया, और जो निचले हिस्से में था उसे निचला नगर क्यों कहा गया। तो जो मुख्य रूप से जो दुर्ग यहाँ पे कहा जा रहा है उसको कहने का कारण अभी समझ में आएगा। दरअसल क्या है साथियों कि दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे, और कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो की जो बात करें तो उसमें खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब ये जो नाम है ना मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। एक फिल्म भी इस पर बनी हुई है मोहनजोदारो नाम से, उसमें नायक की भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है। तो अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखें, कारण भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि उसको देखने से आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। काल्पनिक शक्ति जो होती है हमारी, वो बहुत मदद करती है हमारी तथ्यों को याद रखने में, खास तौर पर इतिहास की अगर बात हो तो। इसके आगे लिखा है कि इस तालाब को बनाने में, ये जो महान स्नानागार है इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, सोचिएगा, पानी का रिसाव रोकने के लिए उस समय व्यवस्था थी। प्लास्टर के ऊपर आप देखेंगे कि चारकोल की परत जो है वो चढ़ाई गई थी, और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको बिल्कुल वो नज़ारा याद आ गया होगा, और नहीं भी देखी है तो आपने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अनुमान तो लगा लिया होगा कि भाई एक स्नानागार है, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ कमरे हैं, है ना। इसके बाद आगे लिखा है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए आते होंगे। इसके बाद लिखा है कि कालीबंगा और लोथल ऐसे अन्य नगर हैं जिनमें अग्निकुंड मिले हैं, है ना। ये संभवतः जहाँ पर यज्ञ किए जाते रहे होंगे तभी अग्निकुंड प्राप्त हुए, है ना। और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर हैं जिनमें बड़े बड़े भंडार गृह यानी स्टोर रूम जो है वो मिले हैं। ये चित्र को ध्यान से देखिए, ये उस महान स्नानागार का चित्र है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है भवन, नाले और सड़कें। अब इसमें हमें ये बताया है कि इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला हुआ करते थे, है ना। फर्स्ट फ्लोर, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, दो मंजिला मतलब घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, घरों में ही कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी। ढलान क्यों होगी नाली में, ताकि जो पानी है वो आसानी से बह जाए। हर चीज़ के पीछे कारण है ना। वो कारण को अगर समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, नहीं तो फिर कठिन है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था, व्यवस्थित आप कहेंगे चीज़ें थी कि घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में यही बड़े नालों में मिल जाती थी, और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सकती थी। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही उस समय किया जाता था। अब बात करते हैं नगरीय जीवन की। जो आपने अभी नोटबुक अपने हाथ में रखी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसमें नोट बनाते हुए चल रहे होंगे, है ना साथियों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। आप एनसीईआरटी के नोट्स होंगे जो आप बना रहे हैं वीडियो को देखते हुए। इसके बाद लिखा है कि हड़प्पा के जो नगर हैं इनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी, कारण यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। अब ये संभवतः यहाँ के शासक रहे होंगे। ये भी संभव है साथियों कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो है वो मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास उस समय रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे,
और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अभी बच नहीं पाई, इसलिए हमें प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की जो है यहाँ पर कहा गया है कि चीज़ें वो बनाते होंगे, है ना। आगे लिखा है कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे क्या, सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हुए हैं जिनसे बच्चे उस समय स्वभावतः खेलते होंगे। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये वाला कौन सा, एक मिनट, ये वाला चित्र, इसको ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर का। ये जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना हुआ एक नाला है, ये वाला सड़क और उसमें बना नाला। अब ये जो चित्र है ये एक कुआं है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली। और इस मुहर के ऊपर जो है इसके जो चिन्ह है एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या होता है। दाईं ओर नीचे आप देखेंगे पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं। आगे है नए नगर और नए शिल्प। अब समझिएगा साथियों, आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। ये सब चीज़ें, और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के वाट और फलक है ना। ये नाम आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि किन किन चीज़ों को आपको नोट करना है, ज़रूरी है। इसके बाद इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है ना कि शुगर के पीस है, आइस पीस की तरह। तो दोस्तों ये पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर जो कहलाता है, चर्ट पत्थर, उससे बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए उस समय बनाया गया होगा। मध्य में मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे और पत्थरों को काटकर और तराशकर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। आप चित्र में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, मोहनजोदड़ो से मिली है ये। और इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने से दिखाया गया है। साथियों हमें ये बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थरों की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र देखने को हमें मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हमें ये भी बताया है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होती थी, कपास की खेती होती थी, है ना। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हुए हैं। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तखलियाँ सूत कताई का संकेत हमें देती हैं। इसके बाद में हमें ये बताया, अभी फेयन शब्द आया, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, इसी अध्याय में जानकारी है साथियों। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण की अगर हम बात करें तो ये विशेषज्ञों ने किया था। और विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है साथियों, जैसे कि यहीं पे देख लीजिए एक शब्द आया हमारे सामने कि विशेषज्ञ। अब जो किसी विषय वस्तु का विशेषज्ञ हो तो विशेषज्ञ को अगर परिभाषित करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। यही खासियत है छोटी कक्षाओं की किताबों की कि हमें ये बुनियादी तौर पर मजबूत बनाती है। आगे लिखा है पृष्ठ 28 पर चित्र देखिए कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। इसी की बात करते हैं। इसकी दाढ़ी को खास तौर पर देखिएगा आप, तो हमें ये बताया है इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे रहे होंगे।
अब देखिए इस चित्र को देखिए। आप पूछ रहे थे ना फियंस, मैंने आपको बताया था, पूछ रहे थे मतलब मैंने ही कहा था कि बताऊंगा। इस अध्याय में दी है जानकारी। फियंस का मतलब समझिए। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं साथियों, लेकिन फियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों का जो चूर्ण होता है उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो है वो चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। साथियों फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन उस समय बनाए जाते थे कच्चे माल की खोज में। अभी एक और शीर्षक है, इसको समझते हैं नगर को समझने के बाद में। साथियों कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका जिनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए कपास से, इसको कच्चा माल कहते हैं कपास को, और जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है ना। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात उस समय किया करते थे। अब समझिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इस जानकारी आपको जो है याद रखने का प्रयास करना है। कल्पना शक्ति के माध्यम से आप थोड़ा जगहों को देख पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था साथियों। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसके बाद में सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी जगह एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, है ना? तो बिल्कुल बताया जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो दोस्तों लोग की बात करें तो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे और अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान दिया करते थे। और पौधों के अवशेषों से जो हमें प्राप्त हुए पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाया करते थे। ये चित्र को आप देख रहे हैं, बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी कि सिर्फ महिलाएं चलाती थी या दोनों मिलकर चलाते थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे फिर देखिए लिखा है, ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में जो मवेशियों के झुंड हैं उनको चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण शीर्षक अभी हमें यहाँ पर देखना है, वो है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। धौलावीरा नगर कहाँ पे था? कच्छ के इलाके में। और साफ पानी वहाँ मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं पे अगर धौलावीरा नगर की बात करें साथियों तो इसको तीन भागों में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो है इसे तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है साथियों, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख है मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर आप कहिए दबाने से बनी जो उनकी छाप है वो मिली है, प्राप्त होती है। लोथल के बंदरगाह का चित्र है, आप देख सकते हैं। बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा।
फिर आगे लिखा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर मिले हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। केवल पढ़ नहीं रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं बीच बीच में जहाँ ज़रूरत है आपको समझा भी रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि जो चित्र है इसके बारे में हमें बताया गया है कि मोहरे जो है, आप जानते हैं ना क्या होता है, इनका प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था कि भैया अगर टूटी हुई मिली तो इसका मतलब रास्ते में कोई छेड़छाड़ उससे की गई है। तो कैसे बनाते थे? इनको बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत के रहस्य की। प्रश्न बना हुआ है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, कैसे हुआ होगा। कुछ खास तौर पर तो नहीं कहा जा सकता सटीक ढंग से, लेकिन फिर भी आप समझिए कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों के प्रयोग बंद हो गए। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे के लेक्चर 5 और लेक्चर 8 में जानेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखिए, मैंने बताया था एनसीईआरटी की खास बात है कि सेम समय पर जब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, अन्यत्र विश्व में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। मिस्र कहाँ है एटलस में, आप ढूंढिएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान है, साथ ही वो रेगिस्तान है ना। और लगभग 5000 साल पहले की अगर बात करें तो मिस्र में शासन करने वाले जो राजा हैं, उन्होंने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना दिया, सुरक्षित रखा जाने लगा। और इन शवों को मम्मी कहा जाता है ना, आपने सुना होगा, देखा होगा। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत उस समय खर्च किया जाता था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारांश यानी समरी पर बना हुआ वीडियो समझ आया होगा। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।